हम बात कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से भी, हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से भी, कि थायराइड जब डिस्टर्ब होता है तो वो उसके सीक्रेशन या तो ज्यादा बनते हैं या कम बनते हैं, दोनों में ही प्रॉब्लम होता है। दोनों में से कोई भी चीज ठीक नहीं है, इसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। और यहाँ आपको ये क्लैरिफाई करती चलूं कि हमारी होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। एलोपैथिक में इसकी सिर्फ मैनेजमेंट है, और वहाँ आप सिर्फ ये करते हैं कि मेडिसिन ली जाती है और वो कंटिन्यूसली ली जाती है जब तक कि हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ये मेडिसिन जारी रहती है। और ये एक अफसोसनाक बात है। यहाँ ये खुशखबरी है कि हमारी होम्योपैथी जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से डील करती है और क्योर कर देती है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर फातिमा से। जी डॉक्टर फातिमा, आप हमें बताइएगा इसी हवाले से। जैसे हम बात कर रहे थे नोड्यूलर थायराइड के बारे में, यहाँ पे नोड्स बना शुरू होते हैं, 1 नोड 2 नोड 3, इवन के आपकी पूरी नेक भर जाती है, इतने ज्यादा नोड्स होते हैं। और अगर उन नोड्स को भी हम ट्रीट नहीं कर पाते तो एज अ रिजल्ट थायराइड कैंसर की तरफ से हो जाता है। और वो इतनी डेंजरस किस्म है और इतनी तकलीफदेह हालत है कि उसकी सर्जरी भी करवाने के बाद भी पेशेंट को सुकून नहीं मिलता। इवन वो कुछ स्वेलो नहीं कर पाता, उसे इंजेक्शन के जरिए भी हम डाइट दे सकते हैं, उसे एनीमा का यूज करवाना पड़ता है। इतनी डेंजरस कंडीशन है। इससे जैसे ही थायराइड में आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील हो रहा है, आपसे कुछ स्वेलो नहीं हो रहा, इवन कि आपको ब्रीथिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे, तो आप फौरन से थायराइड का पहले टेस्ट करवाएं। और टेस्ट करवा कर रिपोर्ट्स अपने खुद से देखकर कोई होम रेमेडीज ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है। और इस हवाले से जो है आपने टाइप का नोड्स के हवाले से बताया। टाइप्स के बाद जो बात अहम है वो ये है कि वजह क्या होती है। डॉक्टर ज़हरा, आप हमें ये बताइएगा कि थायराइड के डिस्टर्ब होने की वजह क्या है, ये कम या ज्यादा आखिर क्यों हो जाता है? जो आयोडीन साल्ट है वो इसको मैनेज करता है। और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह जेनेटिक है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में थायराइड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पे 80% चांसेस है कि आप में भी आए। इसलिए जिन पेशेंट्स को पता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ये है, उनको चाहिए अपना वक्तन फवक्तन एग्जामिन करते रहे कि आया हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एक्स्ट्रा वेट गेन तो नहीं हो रहा, या वेट लॉस तो नहीं हो रहा, क्योंकि वेट गेन और लॉस दोनों ही थायराइड की तरफ हमें इशारा देती हैं। उसके अलावा इसकी मेन वजह है एज, खास तौर पे फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी बहुत सी डाइट कम हो जाती है। उसके अलावा मेंसेस में ब्लड के जरिए बहुत सी उनकी डाइट निकल जाती है और उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। इसलिए इनके ज्यादातर चांसेस फीमेल में होते हैं। और मेनोपाज के बाद, क्योंकि मेनोपाज की कॉम्प्लिकेशंस में साल्ट्स कम ज्यादा हो जाती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि इसका बाइस बनते हैं। उसके अलावा हमारी डाइट, अब हम अक्सर हमने देखा है कि हमें टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट के जरिए कहा जाता है कि आयोडाइज साल्ट यूज करें। ये भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयोडाइज की मिकदार बैलेंस है, अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हाइपरथायरॉइडिज्म की तरफ हमें लेकर जाएंगे। इसलिए आयोडाइज साल्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपनी बॉडी में देखें, अपने टेस्ट करवाएं कि आया आपको आयोडाइज की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो आप रिफाइंड साल्ट यूज करें, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा भी आपके लिए तकलीफ का बायस बन सकती है और कमी भी। इसलिए ये चीज लाजमी देखनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर ज़हरा ने जो है वो इंडिकेशन उसकी तरफ दी कि आयोडीन के सॉल्ट की आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐड होता है इसका, और कहा जाता है आयोडीन की कमी जो है वो बच्चे को सुस्त कर देती है। तो बगैर ये सोचे समझे आयोडीन सॉल्ट पूरी की पूरी फैमिली यूज कर रही होती है, और ये उसमें ये चीज नहीं देखी जाती आया आयोडीन की कमी मौजूद भी है कि नहीं, और ऑलरेडी कहीं आयोडीन ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों सूरतों में प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा टेस्ट करवाना जरूरी है कि कम या ज्यादा का पता चल सके, और ये भी पता चल सके कि आयोडीन लेना भी है या नहीं। तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं। और डॉक्टर आसफा, आप ये बताइएगा कि डॉक्टर आसफा बहुत प्यारी सी स्माइल देती हैं पहले ये बताइएगा कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है, क्या ये ज़हनी मसाइल पे का भी कोई पेश खैमा होता है, कोई असरअंदाज इसका होता है ज़हनी नशोनुमा पे भी? बिल्कुल, 50% फीमेल्स जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से इस बीमारी का शिकार होती हैं। सही, 50% फीमेल्स में देखा जाता है कि जब उनका मेंटली स्ट्रेस, हमारे माशरे में तो स्ट्रेस को समझा ही नहीं जाता कोई बात। बिल्कुल, फैमिली स्टाइल जो है उनका स्ट्रेस की वजह से उनको ना ये डिजीज की तरफ लेके आते हैं। ठीक, इसमें आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी और नमकियात की कमी, साल्ट्स की कमी पेशी। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन इसकी आती हैं साल्ट्स के हवाले से। आप जरूर बताइए हमें। बिल्कुल, सिलीनियम, आर्सेनिकम, अल्बम, आयोडियम, ये साल्ट को कंप्लीट करती हैं। जैसे ही साल्ट मेंटेन हो तो ये बीमारी खुद ब खुद ही जान छोड़ती चली जाती है। ठीक हो गया।
अच्छा, इस पे मजीद आप थोड़ा सा डॉक्टर फातिमा बताइएगा कि ज़हनी तौर पे यानी नशोनुमा पे असरअंदाज होता है जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया, तो क्या वो बच्चों के लिए भी इस तरह से यानी कि फर्क पड़ता है, इस पे उनके भी नशोनुमा पे कोई असर होता है? देखिए जो T3 और T4 है बेसिकली ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के हार्मोन्स हैं। जिन बच्चों की हाइट कम रहती है, जो बच्चे मेंटली रिटार्डनेस का शिकार हैं, कुछ खवातीन आके बताती हैं हमारे बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू हो रहे हैं या अभी तक बोल ही नहीं पा रहे, 4 साल के हो गए हैं, तो उनमें आप में स्पेशली आप देखेंगे कि उसमें T3 और T4 की कमी होगी। एज अ रिजल्ट उनमें आयोडीन की भी लाजमी, जबकि बच्चों के लिए तो ये ख्याल ही नहीं कभी आता कि थायराइड का भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। वो बेसिकली होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मम्मा में कमी हो जाती है और वो उसको ट्रीट नहीं करवाती, और एज अ रिजल्ट मेंटली रिटार्डनेस बच्चे में आती है। और आप देखेंगे कि बच्चे कुछ जो ज़्यादा देर से चलना शुरू करते हैं या जिन बच्चों की हड्डियां भर जाती हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, उनमें आपको देखेंगे कि थायराइड का ज़रूर प्रॉब्लम होगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल थायराइड का शिकार हो गई हैं तो उनमें बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी भी आ सकती है, बच्चों का सर छोटा रह जाना, बच्चों का ग्रोथ ना कर पाना, तो वहाँ पर लाजमी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। समटाइम यही सोच लिया जाता है कि ये जेनेटिक इशू है, इनकी फैमिली में था या कुछ ऐसा मसला है, तो उसको ये नहीं सोचा जाता कभी भी कि ये थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डॉक्टर से अक्सर सुनने में आया कि कजन मैच की वजह से सेरेब्रल पाल्सी में आ गया। कजन मैच नहीं, वो थायराइड का प्रॉब्लम है जो उनकी मम्मा में आ रहा है। वहां पर आप ट्रीट करेंगे तो एज अ रिजल्ट आपका बेबी लाजमी ठीक होगा। वो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस लाजमी होते हैं। ठीक हो गया। इधर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, अक्सर माएँ कहती है हमारा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा लेकिन ये मोटा होता जा रहा है। उधर में थायराइड को लाजमी नोट करें, जैसे ही थायराइड वो हाइपोथायराइडिज्म में जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, वेट गेन कर जाएगा। इवन के अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी और बच्चा चौड़ा हो जाएगा, उसके फिजिक इतनी खराब हो जाएगी कि वो खदोखाल बिगड़ जाएंगे, कहीं से हड्डियां बाहर निकल आएंगी, हड्डियों की नशोनुमा ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, कैल्शियम का कोई इंटेक, कितना इंटेक होना है, कितना यूज होना है, कोई बैलेंस नहीं है। तो अगर आपको कोई आके कहता है कि डॉक्टर को कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता भी था लेकिन ये वेट गेन कर जाए, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि सबसे पहले वो थायराइड का टेस्ट करवाए। सही। तो नाज़रीन, यहाँ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद से अंदाजा लगाने के बजाय आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जरूर जाइए ऐसी सूरत हाल में कि जब आपका बच्चा मुस्तकिल तौर पे डाइट लेने के बावजूद या तो वीक होता जा रहा है या फिर वो वेट गेन करता जा रहा है, उसको ये ना समझे कि ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये चलता फिरता नहीं तो इसलिए वेट गेन कर रहा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि उसका थायराइड डिस्टर्ब हो। तो इस हवाले से एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है हमारी डाइट का रोल। तो इस हवाले से भी हम पूछते हैं अपनी डॉक्टर आसफा से। जी डॉक्टर आसफा, आप हमें बताइएगा कि थायराइड का ये जो प्रॉब्लम है इसमें कौन सी खुराक है जो कि फायदा दे सकती है? थायराइड में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, एग, मीट, आप सभी अपनी अपनी राय हवाले से दीजिएगा 1 बाय 1। तो फीमेल्स में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ डाइट पे ही हाथ रखें और एक्सरसाइज की तरफ ना जाएं, एक्सरसाइज भी मस्ट है। और वेजिटेबल फ्रूट्स ज्यादा जरूरी हैं। ठीक, उसमें नट्स भी ठीक हो गया। इधर मैं ऐड करूंगी ऐसी डाइट जिसमें ओमेगा बहुत ज्यादा होता है। इसमें फिश आती है, इसमें चिया सीड्स आते हैं, बहुत बेहतरीन। इनको लाजमी डाइट में इस्तेमाल करेंगे। आपकी थायराइड को फाइबर वाली डाइट होनी चाहिए। जी, फाइबर वाली डाइट होनी चाहिए। ओमेगा 3 इनमें बहुत ज्यादा, फिश में, फिश ऑयल में और चिया सीड्स में सही तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जिंजर यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। बड़ी बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। आप हाइपोथायराइडिज्म में या हाइपरथायराइडिज्म में जिंजर और हनी को मिक्स करके आप यूज कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। इसका कहवा बना सकते हैं आप, गर्म पानी में इसको वैसे ले सकते हैं। अगर आप वैसे खा सकते हैं तो जिंजर थोड़ा सा आप चबा लीजिए सुबह उठकर, तो आप इसमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डाइट के हवाले से, तो ऐसी डाइट नहीं है जिसमें जिंक, सेलेनियम और आयरन मिकदार में ज्यादा हो। आप इसमें गर्म सूप्स ले सकते हैं, चिकन सूप बनाएं, गर्म सूप लें, यखनी आती है गोश्त की, क्योंकि जो आप ये गर्म सूप लेंगे बैक्टीरियाज को किल करेगा, एज अ रिजल्ट आपका थायराइड का प्रॉब्लम भी ठीक करेगा और आपको सेप्टिसीमिया की कंडीशन में बचाएगा। बिल्कुल। और नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने कहा जिंक की अमाउंट होनी चाहिए, तो जिंक का एक सोर्स जो है बहुत ही
मज़ेदार सा सॉल्ट जो है वो पॉपकॉर्न्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी करें अपनी डाइट में, वो बेहतरीन होता है सिलसिले में जिंक की अमाउंट के लिए। वो न सिर्फ थायराइड को मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के सिलसिले में अहम है, बल्कि हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर किसी को हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम ये जो कि थायराइड से हो जाता है, थायराइड से होता है, हम बिल्कुल नोट नहीं करते। फीमेल्स आके कहते हैं कि हमारा हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, इवन कि हम बालनेस की तरफ जा रहे हैं, गंजापन आ रहा है, बाल चढ़ की तरफ हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनका थायराइड का टेस्ट करवाएं। मे पॉसिबल का थायराइड की वजह से उनका बिल्कुल सही बात है। इधर मैं एक चीज ऐड करूंगी, हमें अपनी डाइट में कलवंजी लाजमी ऐड करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कुछ बात भी है। बना रहे हैं उसमें कलवंजी लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये हदीस शरीफ भी है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है। बिल्कुल। ब्लैक सीड नाजरीन, हम ब्लैक सीड के नाम से इसे जानते हैं, कलौंजी के नाम से जानते हैं, तो ये वो चीज है, वो स्यादाना है जिसमें शिफा है और हर चीज का इलाज इसमें मौजूद है। खवातीन को चाहिए कि वो मसाला बनाती हैं, मसाले के अंदर ही ऐड करके उसको ग्राइंड कर लें, ताकि ये ना हो हमें भूल गया है, ये उसी मसाले में ऐड कर ले और ये हर हांडी में जाना चाहिए। एक चुटकी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो इतनी अमाउंट काफी है डेली के लिए। जी। अगर आप थायराइड का शिकार हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा पिए, पानी की कमी बिल्कुल ना होने दीजिए। और एक और बात, क्या अपने मॉइस्चर में नमी ज्यादा होनी चाहिए, नमक की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए। आजकल मार्केट में सॉल्ट लैंप मौजूद है, वो लैंप आप लाकर रूम में रखें, जब भी आप सांस लेंगे तो हल्का हल्का नमक आपके सांस के साथ जाता रहेगा और एज अ रिजल्ट आप हाइड्रेट रहेंगे और थायराइड से बच सकते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि जहाँ नमक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं और वो ये जाने बगैर कि हाइपरटेंशन के लिए नमक जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, वो आयोडीन का नमक जो है इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमें जो है थायराइड के प्रॉब्लम से इससे ठीक हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अपने डॉक्टर्स को जब भी आप कंसल्ट करें, तमाम की तमाम हिस्ट्री दें, तमाम अपनी जो अलामात हैं उनको डिटेल से बताएं, ताकि हर एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए आपकी वेल सिलेक्टिव रेमेडी आपको आराम दे सके। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें हमें पता चल रही हैं। तो डॉक्टर ज़ारा, आप हमें ये बताइएगा कि थायराइड की वजह से क्या मसाइल हो सकते हैं? जैसे अभी बात हुई हाइपरटेंशन, हम हाइपरटेंशन को जब पेशेंट आता है हम नोट ही नहीं करते कि इसके पीछे थायराइड की वजह भी हो सकती है, क्योंकि जब हाइपर थायराइडिज्म में जाता है मेटाबॉलिज्म कम होता है, हीट कम प्रोड्यूस होती है, इससे बंदा हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। और जब हाइपर थायराइडिज्म आएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, यहाँ इंसान हाइपरटेंशन में जाएगा। इसके अलावा हार्ट डिजीज की एक मेन वजह थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि मेटाबॉलिज्म नहीं होता, टैकीकार्डिया में भी पेशेंट जा सकता है और ब्रैकीकार्डिया में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इसके अलावा ब्रिटल नेल्स एंड हेयर लॉस, ये इसकी बहुत मेन वजह थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपके नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में आपकी डाइट पहुंच ही नहीं रही आपके सेल्स तक, तो वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, इवेंचुअली आप गैंग्रीन की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए नाज़रीन, कितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंस इसके जो हैं वो डिफिकल्ट और डेंजरस किस्म के हो जाते हैं। और जिस तरह से बताया कि ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया के हवाले से, तो ये नाज़रीन के लिए बताती चलूं कि दिल की धड़कन अगर नॉर्मल सतह से कम होना शुरू हो जाती है, वो 78 से कम रहे और यानी 60s की रेंज में रहे, तो उसे ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। और टैकीकार्डिया वो कंडीशन है जिसमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वो 100 से भी ऊपर जाती है और उससे भी ऊपर जाती है, तो इसको टैकीकार्डिया कहा जाता है कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। ये वो तमाम अलामात हैं जो थायराइड के कम या ज़्यादा होने की वजह से होती हैं और पेशेंट थायराइड का होता है। इसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट मौजूद हैं, जैसा कि हमारी डॉक्टर्स ने बताया। तो मज़ीद इस पे बात करते हैं कि थायराइड के मसले से आप बताइएगा डॉक्टर आसमा कि थायराइड का ये जो मसला है, इससे कौन लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं? मोस्टली 60 प्लस एज के लोग। अच्छा, 60 प्लस एज में मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है और फीमेल्स मेल्स की निस्बत ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि वो इस कमी का ज़्यादा शिकार हैं। ठीक है। और इसके अलावा पहाड़ी इलाके के लोग जिनको साल्ट वगैरह की कमी है, डिहाइड्रेशन कमी है, इस वजह से पहाड़ी इलाके के लोगों में ये ज़्यादा है प्रॉब्लम देखा गया है। आप मजीद इस पे डॉक्टर ज़ारा बताइएगा कि और कौन कौन लोग यानी इससे मुतासिर हो सकते हैं? जिनकी जीन्स में ये है, फैमिली हिस्ट्री में, सबसे पहले तो उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा डाइट, हमारे यहाँ रिवाज हो गया है कि प्रोसेस्ड फूड खाएं,
जो प्रोसेस्ड फूड और ये अनहाइजेनिक डाइट, ये भी इसकी बहुत मेन टाइम की कमी, प्रोसेस्ड फूड ले आओ, आके फ्राई कर लो, खा लो, फ्राइड चीजें, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा। और इसमें सबसे मेन चीज आपकी आती है स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम का कमजोर होना, क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करता है हमारे दिमाग में के पास मौजूद होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके हार्मोन्स इसको बैलेंस करते हैं कि किस टाइम T3 T4 ने रिलीज होना है, कितना रिलीज होना है और कब स्टॉप होना है। तो अगर हमारे स्ट्रेस होंगे, हम डिप्रेशन में होंगे, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही काम नहीं कर पाएगा, जिसके बाइस थायराइड की हार्मोन्स की सिक्रेशन अनबैलेंस हो जाएगी और अपनी प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। हो गया। डॉक्टर फातिमा, कौन सी और बीमारियां हो सकती हैं ये थायराइड की वजह से? थायराइड की वजह से आप हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। अच्छा, हार्ट का भी यानी इसके साथ है? हाइपरटेंशन, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स है हमारे, थायरोक्सिन और T3 जो हार्मोन है हमारा, वो बेसिकली हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एज अ रिजल्ट हमारी हार्ट बीट और पाल्पिटेशन को कंट्रोल करता है। हाइपरथायराइडिज्म में हमारी हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, टैकीकार्डिया में जाएगा और इससे भी हार्ट फेलियर के रिस्क ज्यादा होते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन में जाकर हार्ट फेल हो सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म में भी इस तरह आपका हार्ट कम सिक्रेशन होगी, कम आपके ब्लड फ्लो होगा और आप हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। इसके अलावा आप डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। थायराइड की वजह से आप डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं, और जो लोग पहले से डायबिटिक हैं वो थायराइड का शिकार भी हो सकते हैं। मतलब टाइप 1 जिनको डायबिटीज होती है वो थायराइड का शिकार हो सकते हैं, उनको अपनी केयर करनी चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल्स हमारे पास आती है, स्पेशली 40 वो आके कहती है कि हमारी हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, हड्डियां भर रही हैं। वो आप देखते हैं उनके हैंड पे नोट्स बने होंगे, या हड्डी कहीं से टेढ़ी हो रही है, पाँव की एंकल से हड्डी कर रही है भाई, तो वहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए हम सबसे पहले थायराइड और पैराथायराइड का टेस्ट करवाएं। इन दोनों ग्लैंड्स की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकता है, आर्थराइटिस में जा सकता है। जिनको कहते हैं कि सारी जिंदगी के लिए हमें जोड़ों का मसला रह रहा है, वो पीछे उनकी हिस्ट्री में थायराइड क्लास में होगा। कोई जो टॉप मेडिसिन हैं उसके हवाले से डॉक्टर ज़हरा हमें बताइएगा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है तो हमें ये बात करनी है जल्दी। जो होम्योपैथी में टॉप मेडिसिन है वो थायरोडिनम है, आयोडीन है, डिपेंडिंग ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर तो आयोडीन की कमी है फिर आप आयोडीन मेडिसिन यूज करें, लेकिन अगर आपकी आयोडीन की कमी नहीं है, आप हाइपर में है, देन आपको थायरोडिनम यूज करनी चाहिए, जो कि एक सारकोड है जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन से बनाया गया। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन सिम्टम फ्यूकस बहुत अच्छा काम करती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारी एक मेडिसिन है ल्यूपस, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर साथ बेचैनी है, आर्सेनिक एल्बम है, प्यास है, ड्राइनेस है, तो ब्रायोनिया, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स मेडिसिन चेंज होती रहेंगी। जी डॉक्टर आसफा, आप मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को कि थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो काबिल इलाज है, इनको समझा दें थोड़ा सा। बिल्कुल, थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो काबिल इलाज है। होम्योपैथी फिजिशियन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर थायराइड है तो आपको जाके ऑपरेट ही करवाया जाए फिर ही आप इसकी नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाएं तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। इसकी बहुत सी मेडिसिन्स हैं और अपने डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट करें, इंशाल्लाह। ये बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर ज़हरा और डॉक्टर आसफा ने आज हमें ज्वाइन किया और हेल्थ स्पेशल के इस प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। वो तमाम बातें हमने सीखी कि कौन सी डाइट है जो थायराइड पे काम करती है और कौन से टेस्ट हैं जो इसको डायग्नोज कर सकते हैं और होम्योपैथिक में कौन सी बेहतरीन मेडिसिन है जो इसका इलाज कर सकती हैं। डेफिनेटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली और ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आइंदा किसी नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नई बात के साथ आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।